अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, भली करे आया, जी आया नू वशत के पखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। एक नया दिन है, नई सुबह है, नया अज़्म है और उसके साथ हम आपके साथ हाजिर हैं, नए मौज़ूआत भी हैं। बलूचिस्तान में सैलाबी रेला है, जहाँ से गुजर रहा है तबाही मचा रहा है। कई इलाके सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं और अमवात की तादाद 226 तक जा पहुँची है। हज़ारों अफराद आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब सिंध में भी खौफनाक सूरत हाल है। मूसलाधार बारिश से शहर के शहर डूब गए हैं। 23 अजला आफत ज़दा करार दे दिए गए हैं। जहाँ भाग अफराद की तादाद 216 तक जा पहुँची है। बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर आज हम शो में बात करेंगे। क्या कराची में फिर होंगी बारिशें? क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। मौसम की सूरत हाल भी जानेंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि बारिशों से सड़कों का, घरों का कितना बुरा हाल है। वैसे कराची में 1 अगस्त से स्कूल भी खुल गए हैं और क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन बच्चे पढ़ें तो पढ़े कैसे? क्योंकि 9वीं और 10वीं जमात के तलबा अब तक किताबों से महरूम है। अब तक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ दीगर बोर्ड्स की किताबें भी मार्केट में अब नायाब हो चुकी हैं। इसके अलावा शो में आज बात करेंगे साल की तीसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम की, जिसका आगाज हुआ है। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने का हदफ है। पोलियो टीम्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिला रही हैं। बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो 29 अगस्त से शुरू होगी, ये भी हमने आपको बताया। तो जो भी टीम आपके घरों पर आए उसे प्लीज कोऑपरेट करें। इसके अलावा अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। डोनाल्ड ब्लूम वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात भी करेंगे। गवर्नर पंजाब, हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। और कुछ स्पोर्ट्स की बात भी करेंगे अपने शो में। इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल का हो गया है ऐलान। टेस्ट सीरीज 1 दिसंबर से होगी। पहला टेस्ट रावलपिंडी में खेला जाएगा, दूसरा मैच मुल्तान और तीसरा कराची में होगा। इसके अलावा एशिया कप स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी की जगह मोहम्मद हसनैन को शामिल किया गया है। कुछ लोग खुश हैं, बहुत से लोग नाराज हैं। 27 अगस्त से ये मुकाबले यूएई में होंगे। शो में इस पे भी हम आज बात करेंगे, लेकिन शो में सबसे पहले बात करेंगे अपने उन भाई बहनों की जो इस वक्त हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। बलूचिस्तान और सिंध की बात करेंगे, सैलाब, कुदरती आफात की बात करेंगे। सबसे पहले राजनपुर का ज़रा हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मुकर्रम खान मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, क्योंकि सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब का हम जिक्र न करें तो यहाँ ज़्यादती होगी। जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुकर्रम, मुझे बताइए राजनपुर की क्या सूरत हाल है? लोग कैसे जो है वो अपनी मदद आप कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं? इस वक्त जो है राजनपुर जो है मुकम्मल तौर पर पानी की नज़र हो गया और डूब चुका है। और इसके जितने भी नवाई इलाके हैं, फाजिलपुर है, आकिलपुर है और दीगर जितने भी सैकड़ों बस्ती हैं, वो सैलाब ने मलिया मेट कर दी हैं। और सैलाब जो है वो अपने नुकसानात के जो है वो निशानात जो है वो छोड़े जा रहे हैं। हर तरफ पानी पानी है। और यहाँ पे जो एक अहम बात है, जो 20% शहरी इलाका है, वहाँ पर भी जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है। और लोग जो हैं, शहरी जो हैं, वो अपना सामान बांध कर बैठे हैं और इंतहाई परेशान है। और इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए इंतज़ामिया की अगर कारकर्दगी, तो वो सिफर दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर लोग अब बेघर हो चुके हुए हैं, लुटे पुटे बैठे हैं। उनका थोड़ा सा सामान जो भी उनके पास रहा है, वो अपने बच्चों के साथ बैठे हुए रोड्स के ऊपर। जिला इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। किसी एक शख्स ने आकर इनसे नहीं पूछा। अवाम का यही कहना है कि हमारे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, किसी को बुखार है, कोई बीमार है, किसी को कोई चीज़ काट गई है, क्या है क्या नहीं। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई सुनने वाला नहीं है इनका। और तबाही इस कदर है कि जितनी भी फसलें थी उनकी, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। जिसमें कपास की फसल है, धान की फसल है, तिल की फसल है और उसके साथ साथ सब्जियात हैं और बागात हैं, वो मुकम्मल तौर पर पानी की नज़र है। यहाँ पर लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो अपनी आंखों के सामने अपनी तबाही के मनाजिर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर खामोश है। रेस्क्यूअर्स कहीं कहीं नज़र आई सिर्फ ऑपरेट करते हुए, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने बच्चों के साथ कोई जो है वो रोड के ऊपर बैठे और खाना तक जो है उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और अगर उनको कोई खाना देने भी जा रहा है तो लोग वहाँ के मकामी जो अपने घरों में थोड़ी बहुत पका रहे हैं, तो उनमें से ही थोड़ा सा हिस्सा निकाल के जो वो उनको दे रहे हैं। और ये यहाँ पर बेहद जो है वो जो लोग हैं वो परेशान हैं और बार बार उनकी तरफ से यही कहना है कि हमारी जितने भी
साजो सामान थे, यहाँ पर जो भी कुछ था वो सब पानी की नजर हो गया, सब सैलाब की नजर हो गया, लेकिन इंतजामिया खामोश है। ठीक है मुकर्रम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डेरा गाजी खान में बारिश और बरसाती नदी नालों के सैलाब से होने वाली तबाही का जिक्र करते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, इब्तिदाई कर दी गई है। क्या क्या नुकसानात हुए हैं, कितना तखमीना लगाया गया है, अख्तर अली से जानेंगे। अख्तर बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के सैलाब से मुतासरा इलाके लोहारवाला के मकाम पर। लोहारवाला समेत जो है डेरा गाजी खान के तमाम मगरबी इलाके जो है वो सैलाब में मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। अगर नुकसानात के हवाले से बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक 25 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक जो है होने वाली तूफ़ानी बारिशों और बरसाती नदी नालों से आने वाले सैलाबी रेलों की वजह से जो है डेरा गाजी खान के 342 देहात और 80 के करीब यूनियन कौंसलें जो हैं वो मुतासर हुए हैं, जबकि 6,99,000 अफराद जो है इस सैलाब से बराह रास्त मुतासर हुए हैं। इसके अलावा 58,000 से ज़ायद जो है मकानात मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक बरसाती नालों में जो है तुग़यानी का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है, जबकि डेरा गाजी खान समेत तौसा शरीफ के इलाकों में जो है शहरी इलाकों के साथ साथ कोई सुलेमान पर जो है तूफ़ानी बारिशें भी जारी हैं। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है कोई सुलेमान के अलावा जनूबी पंजाब के इलाके ख़ुसूसन डेरा गाजी खान, तौसा शरीफ और राजनपुर में मज़ीद तूफ़ानी बारिशें होंगी, जिससे मज़ीद जो इलाके हैं वो सैलाब से जो है मुकम्मल तौर पर उन्हें ख़तरा दरपेश है। और इंतज़ामिया ने डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पर जो है रास्तों की बंदिश की वजह से जो है रसाई नामुमकिन है, ख़ुसूसन कोई सुलेमान के इलाके, भारती, खड़बुजार, फोर्ट मंडरू और समेत दीगर जो दूर आफ्तादा कबायली इलाके हैं, वहाँ पर जो है सैलाब मुतासरीन को रिलीफ़ और अब रेस्क्यू ऑपरेशन की सरगर्मी जो है शदीद मुश्किलात का सामना उनके लिए जो है ज़िला इंतज़ामिया ने पाक फ़ौज से मदद तलब की है और हेलीकॉप्टर मांगे हैं ताकि उन इलाकों तक जो है जो मुतासरा लोग हैं उन तक राशन पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जो है डेरा गाजी खान में जो है रेस्क्यू 1112 के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान समेत PDMA के डायरेक्टर जनरल फैसल फरीद के अलावा जो है दीगर आला अफसरान और दीगर महकमों के जो सरबरान हैं उनको भी यहाँ पर भेजा गया ताकि वो रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों की मॉनिटर को जो है मॉनिटर करें। जबकि डेरा गाजी खान के जो बरसाती नदी नाला है वडोर, उसके मुल्का आबादियों के मकीनों को जो है एक बार फिर ख़बरदार किया गया है कि वो नज़दीकी जो लोग रिहाइश पजीर हैं वो फौरी तौर पर जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ, क्योंकि सैलाब से जो है मज़ीद इलाके ज़ेर आब आने का ख़तरा है। जी, डेरा गाजी खान से भी हमने आपको अपडेट्स दी। इसके अलावा इससे पहले राजनपुर वसेब की बात करना बड़ा ज़रूरी है। बलूचिस्तान की हम बात काफ़ी ज़्यादा कर चुके अपने शो में, लेकिन अभी तक वहाँ पे सूरत हाल ठीक नहीं हुई है। बलूचिस्तान का रुख अगर कर लें तो वहाँ बारिशों से अब तक 225 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं, जबकि 95 ज़ख्मी हुए हैं। 23,000 घरों, अब यकीन नहीं करें, 23,000 घर उनको नुकसान पहुँचा है। ये रेला, इसकी तेज़ी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर लोग परेशान हैं। लोग अपनी गाड़ियों में अगर कहीं जा रहे थे तो वो उस रेले में फंस गए। ये रेला पुलों को बहा के ले गया, तोड़ता हुआ ये आगे बढ़ा है। कोयटा की सूरत हाल और बलूचिस्तान की सूरत हाल, बलूचिस्तान के गिरदोनवा की सूरत हाल हम जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। आतिफ, बड़ा ही शदीद नुकसान है, मुझे ये बताइए वहाँ का महकमा मौसमियात क्या कहता है, और बारिशें हैं वहाँ पे अभी? जी बिल्कुल फैसल, बलूचिस्तान में जो मानसून बारिशों का चौथा स्पेल है वो गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हुआ है, लेकिन महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जो है नया स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि जो कोयटा, इसी तरह जो अवरान, लसबेला, पंजगूर, सिब्बी, कोलू, डेरा बुगटी, नसीराबाद, जोब, शेरानी, इस तरह और जो जितने भी इलाके जो मानसून की रेंज में आते हैं वहाँ पर मज़ीद बारिशों का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। शदीद बारिशें होंगी। इससे बेशतर जो अब तक 4 स्पेल हो चुके हैं उसने बड़े पैमाने पर जो है बलूचिस्तान में तबाही फैलाई है। अब तक तकरीबन 225 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। जो PDMA की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 95 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 26,000 से ज़ायद मकानात जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुके हैं, जबकि जो मकान जुज़वी तौर पर मुतासर हुए हैं उनकी तादाद इससे अलहदा है। 50,000 मवेशी जो है
वो पानी में बह चुके हैं और इसके साथ साथ जो है तकरीबन 710 किलोमीटर जो कौमी शहरात हैं उनको नुकसान पहुंचा है मुख्तलिफ मकामात पर। और इस टाइम भी खुजदार और कोलू का जो रास्ता है, राब्ता है, वो कोयटा समेत अंदरून सिंध और पंजाब से अब तक भी मुनक़ता है। जो दीगर कौमी शहराएँ हैं जो पंजाब को लगती हैं, जैसे ये शोब दानासर के मकाम पे, और इसी तरह जो कोयटा कराची कौमी शाहरा है, और इसी तरह जो गवादर दादू कौमी शाहरा है, वहाँ पे भी अभी तक जो है बहाली का काम नहीं हो सका है। वहाँ पे भी कौमी शाहरात अभी तक बंद हैं। ये सिर्फ रोड बह जाने की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से कौमी शाहरात बंद हैं। इसके साथ साथ अगर जो बागात और जो फसलात हैं उनकी बात करें तो तकरीबन 2 लाख हेक्टर रकबे से ज़्यादा जो एरिया है, यहाँ पे बारिशों की वजह से फसलात, मुख्तलिफ फसलात और बागात जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुके हैं। PDM में के जो सूबाई हुकूमत है उसकी तो दावे अपनी जगह पे हैं कि हम रिलीफ जो है पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो कल तक जो सूरत हाल थी, अब तक भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को इमदाद बाहम नहीं पहुँच की है। लोग अब भी खुले आसमान तले जो है इमदाद के मुंतज़िर हैं। अपने घर उन्होंने खाली कर दिए हैं, वो सिर्फ इस डर से कि अगर बारिश होती है खुदा न खास्ता तो उनके घर गिर सकते हैं, उनको जानी नुकसान हो सकता है। उन्होंने आर्जी पनाह गाहें प्लास्टिक के जो अपने घरों को छोड़ रहे हैं इस डर से। और आपने हमें ये तो बताया आतिफ के वहाँ पे क्या सूरत हाल है। मैं एक बार फिर ज़रा राजनपुर का रुख करूँगा। मुकर्रम, यहाँ पर PDM में या NDA में उसका कितना अमल दखल देख रहे हैं? आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ गालिबन आपके बैकग्राउंड में पानी भी है, कुछ लोग भी हैं, क्या कर रहे हैं वो बेचारे? देखें जी, यहाँ की जो सूरत हाल के मवेशी लोगों के बह गए हैं, और मैं एक आकिलपुर को जो लिंक करती है रोड, राजनपुर और आकिलपुर को ये रोड कहलाती है, मैं इस रोड पे मौजूद हूँ। और यहाँ के मनाजिर ये हैं कि ये रोड मुकम्मल तौर पर पानी की नज़र है। थोड़ी सी खुशकी थी, मैं यहाँ पर आके रुक गया हूँ, तो लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं। यहाँ से हर दूसरी गाड़ी जो निकल रही है वो उसके ऊपर लोगों के सामान लदे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों पे, गधा रेडियों पे और बैलगाड़ियों पे थोड़ा बहुत सामान जो बचा कुछ है वो वहाँ पर रख रहे हैं और हिफाजती मकामात की तरफ जा रहे हैं। और सब लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं और शदीद परेशानी के आलम में यहाँ पर लोग ठहरे हैं, क्योंकि एक तो पहले उनकी तमाम फसलें पानी की नज़र हो गई, जो जानवर थे ख़त्म हो गए, ना तो उनके पास कुछ खाने को है, और जो कुछ बचे कुचे कोई उनके पास बकरी या बैल या गाय कुछ रह भी गया तो उसके खिलाने के लिए चारा भी नहीं है, वो भी पानी की नज़र हो गया। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो एक परेशानी का आलम है। और यहाँ पर सिर्फ एक जो है वो शहरी यही कह रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं, बहुत गहरा पानी हो गया हुआ है, हमारा सब कुछ लुट पुट गया, लेकिन इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही और खामोशी है मुकम्मल तौर पे। और 80% जो है इस वक्त राजनपुर पानी में है, और तमाम इलाके जितने भी नवाही इलाके हैं जिसमें फाजिलपुर है, उसके साथ साथ दीगर इलाके हैं, बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है। और इसके ऊपर अफसोस इससे ज्यादा है कि इंतजामिया जो कि जिनको आंखें खुली रखनी चाहिए थी वो ख्वाब गफलत के मज़े ले रहे हैं। आप भी साथ हैं, आतिफ हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी आपको बता रहे हैं कि कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाले हब पुल की मुरम्मत ताख़ीर का शिकार है। तकरीबन 1 माह पहले बह जाने वाले पुल को ताहाल ठीक नहीं किया जा सका। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से मज़ीद जानेंगे। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची को बलूच चलाने वाला वाहिद ब्रिज पानी के तेज़ रेले के बाइस जो है वो बह गया था, और उसके बाद अब तक इस ब्रिज का कोई तामीराती काम बाज़ाब्ता तौर पर तेज़ी में हम होता हुआ नहीं देख रहे हैं। 1 महीने से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है। आप ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच आपको दिखाएं कि ये ब्रिज किस मकाम से जो है वो तकरीबन बीच का मकाम है, जहाँ से ये पूरी जो है वो एक रेला पानी का जो है वो यहाँ से गुजरता है। यहाँ से ये बीच से टूट गया, और उसके बाद अभी भी हम यहाँ पर आए हैं तो तामीराती काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मशीनरी खड़ी हुई ज़रूर है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। जो लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं वो भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। बाईपास रोड है जो कि मुतबादिल रास्ते के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन शायद अगर आपको दिखाएं कि वो मुतबादिल रोड है, वहाँ से कराची से आने वाली ट्रैफिक को इस बाईपास रोड से गुजार दिया जाता है ताकि वो घूम कर जो है वो बलूचिस्तान में एंटर हो सकें।
अगर ये ब्रिज कायम होता है तो ये बड़ा आसान हो जाता है रास्ता कि कराची से सिर्फ डायरेक्ट जो है वो एक ही ब्रिज के ज़रिए जो है वो आप बलूचिस्तान में एंटर हो सकते हैं। तो अब ये रास्ता जो कि एक आसान रास्ता था वो जो है वो टूट चुका है, बह चुका है, लेकिन अब तक कोई तामीराती काम होता हुआ तेज़ी से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मशीनरी खड़ी ज़रूर है लेकिन काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, राजनपुर में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। इंतजामिया की नाअहली फाजिलपुर फूड सेंटर को भी ना बचा सकी। 3.5 लाख गंदम की बोरियां पानी की नज़र हो गई हैं। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे इलियास गुबोल ने हमें ज्वाइन किया यहाँ से। इलियास बताएगा, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कहीं इंतजामिया नज़र नहीं आ रही, लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? जी, इस वक्त मैं फाजिलपुर में मौजूद हूँ, महकमा जो खुराक का गोदाम है उसके सामने। तो यहाँ पर सैलाब ने जो है यहाँ पर मौजूद 3.5 लाख जो बोरी गंदम है वो सैलाब की नज़र हो गई है। इंतज़ामिया की नाअहली ये देखिए कि यहाँ पर जो जितनी खुराक थी, यहाँ इन इलाकों की ज़रूरत थी, जो गंदम थी वो पानी की नज़र हो चुकी है। रोज़ को इस सैलाब ने ना सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों को यहाँ पर जो नुकसान पहुँचाया है, बल्कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ इलाकों के रास्ते भी मुनक़ता हैं और यहाँ पर खुराक की कम। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई इंतज़ामात नहीं नज़र आ रहा है और जो फूड गोदाम है वो भी पानी में डूबा नज़र आ रहा है। उसके बावजूद जो इलाका मकीन है वो भी अपनी मदद आपके तहत निकल रहे हैं और फ्लड बंधु और सड़कों पर बेयार और मददगार मौजूद हैं। मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो दाजल, मीरापुर, हड़ंत और बम्बली, टूल और मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो उनका ज़मीनी राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो चुका है। राजनपुर शहर को भी इस वक्त ख़तरा लाक है शदीद और मुख्तलिफ अतराफ़ से जो सेम डाले हैं वहाँ पे कट लगने से और ब्रीच होने से जो पानी है शहर को ख़तरा था। शहर में अफरत तफरी का आलम है इस वक्त और शहर को बचाने के लिए कोटला ईसन के करीब जो रोड को है उसको भी कट लगाया गया ताकि शहर को महफूज किया जा सके। 80% शहरी इलाके डूब चुके हैं और जो शहर के आबादी है उसमें से 30% से ज़्यादा जो है नकल मकानी कर चुके हैं। फाजिलपुर बड़ा शहर है, उसका गरबी साइड भी डबो दी गई और बाकी इलाकों को बचाने के लिए कट तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है नाअहली का ये सबूत है कि बड़ी आबादी वाले इलाके तकरीबन पानी में डूब चुके हैं। इलियास, आप हमें अपडेट कर रहे थे और इसके अलावा मुकर्रम और आतिफ आप सब हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हमने आज कोशिश की कि आपको पूरे पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उससे आगाह करें और आपको बताएं कि क्या इस वक्त पेंडेमोनियम जैसी सिचुएशन है, चाहे वो पंजाब हो सेंट्रल, चाहे साउथ पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, इवन नॉर्दर्न एरियाज़ में भी हमने आपको अपने शो में बताया कि किस तरीके से हालत बुरी है। इस पर हम बात करेंगे। तजज़ियाकार आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। सर, ये जो सूरत हाल बनी हुई है पूरे मुल्क में बड़ी अफसोसनाक है, बड़ी ख़तरनाक भी है और आगे बारिशों का सिलसिला मज़ीद भी जारी है, ये जारी है तमाम तर सिलसिला। इनसे आबिद लतीफ़ से भी हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किस हद तक यहाँ पे सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। आपकी मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मनाजिर देखने वाले हैं, ये मनाजिर उन लोगों तक भी हम पहुँचा रहे हैं कि जो मुख्तदर हल्के हैं, जो एक सूबे के तर्जुमान होने के बावजूद वहाँ नहीं है, दारुल खिलाफा में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के शिमाल से अगर आगाज़ करें, गिलगित बल्तिस्तान से कश्मीर, वो होता हुआ फिर इवन खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि किस तरीके से लैंडस्लाइडिंग हुई, उन सियाती मकामात पे सयाह फंस गए, वहाँ से नीचे आइए तो फिर पंजाब और फिर जनूबी पंजाब में सूरत हाल इस कदर ख़राब है और इतनी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल। और जो ये मनाजिर हम दिखा रहे हैं ये देखने के तो काबिल हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अफसोस करने के भी काबिल हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि इंतज़ामिया के मुंतज़िर हैं। एक सेकंड के लिए आप सिर्फ ये सोचें कि खुले आसमान तले ये लोग मौजूद हैं, ना इनके मवेशी हैं, ना इनका घर है, ना इनकी गाड़ियाँ हैं, ना इनका रोज़गार है, ना इनकी फसलें हैं, ना इनकी काश्तकारी है। अब इनके लिए आगे क्या है? इनके लिए आगे ये है कि इन्होंने अगेन सिफर से शुरू करना है। क्यों? क्योंकि ये इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से इस वक्त जिस तरह बदर फिरते नजर आ रहे हैं, खुले आसमान तले जिस तरह से हमें नजर आ रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? कोई भी नहीं। राजनपुर 80% इलाका पानी में डूबा है। अब 80% के बाद आप क्या हाई अलर्ट जारी कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो कि आपकी मदद के मुंतजिर हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास बर वक्त मदद पहुंचनी चाहिए थी, ये वो लोग हैं जिनका ख्याल सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि ये बारिशें नई नहीं हैं, ये वो बारिशें हैं जिनके बारे में होने से पहले हम बार बार फैसल बात करते आए हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा।
एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह सैलाब की तबाहकारियाँ मुल्क के मुख्तलिफ जो है शहरों में, सूबों में जारी है। बलूचिस्तान इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नज़र आ रहा है। सूबा पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नज़र आ रहा है। इस सब पे हम बात करेंगे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बलूचिस्तान से मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रहा हूँ कि किस कदर वहाँ पे तबाही है और ये तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि बारिशें भी रुकने का नाम नहीं ले रही। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। अभी मैं जब आपके जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं उनकी मैं सुन रहा था डिफरेंट जगहों से, तो इट वाज वेरी एगनाइजिंग जी, जिस तरह से वो आप और बहुत अच्छी आपकी वेरी कम्प्रिहेंसिव आप कवरेज दिखा रहे थे, लेकिन वो बहुत एगनाइजिंग था और आई थिंक उसको देखना भी बहुत एक तकलीफ दे था। जिस तरह से लोग बेचारे जो हैं वो डेस्टिट्यूट हुए हैं, जिस तरीके से उनके घर डूब गए हैं, और आप तो शायद फिगर्स जो दे रहे थे वो 25,000 से 30,000 के करीब घर जो हैं वो तबाह हुए हैं, लेकिन जो एक्चुअल फिगर है कहाँ ये जा रहा है कि इससे 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। अच्छा, बलूचिस्तान की आपने बात की, तो आप देखिए कि बलूचिस्तान जो है वो उसकी बड़ी टिपिकल एक जोग्राफ़ी है। वहाँ पे दरिया नहीं है जो जैसे पंजाब में दरिया हैं जो पूरा साल बहते हैं। वहाँ के जो दरिया हैं वो कुछ 4 दरिया ऐसे हैं जो कि बेसन में जाके गिरते हैं और उनमें भी पानी साल में किसी वक्त में थोड़ा सा आता है। बाकी जो 7 दरिया हैं वो बलूचिस्तान प्लेटो के अंदर ही जाके पीकर आउट हो जाते हैं, और ये सारे दरिया जो हैं ये फीड होते हैं जब बारिशों का पानी आता है। अब देखने का अक्सर में ये है कि बारिशें वहाँ पे होती कितनी हैं। बलूचिस्तान में सिर्फ बारिश जो है वो 50 मिलीमीटर से लेके 500 मिलीमीटर तक होती है, और वो भी नॉर्थ ईस्टर्न उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे होती है। इस दफ़ा हुआ ये है कि एक दिन में जो बारिश है वो 200, 300 मिलीमीटर होती है। कहाँ पूरे साल में 500 मिलीमीटर होती है और कहाँ डेली ये हो रही है। और बहुत 4-5 सालों से क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी ये कह रहे थे कि जो मॉनसून है वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है एवरी ईयर। खैर आपने अभी जो एंकर हैं वो भी कह रही थी और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो सारा कुछ दिखाया जा रहा है, ये जो बेहिसी है और जो बेबसी है, ये इस पे हमारा भी तो कोई रिएक्शन होना चाहिए एज ए कॉम। और अगर आप देखें तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जितने आपके रिपोर्टर्स, फील्ड रिपोर्टर्स कह रहे थे कि जी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे भी नज़र नहीं आई, तो अभी तक हम कॉलोनियल सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं, जहाँ पे एसी साहब होंगे, जहाँ पे तहसीलदार साहब होंगे, डीसी साहब होंगे, और जब ऐसी क्लैमिटी आएगी तो वो नेचुरली फिर वो जो और इदारे हैं उनकी तरफ देखते हैं। वो काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। आई थिंक हमें इस सारे स्ट्रक्चर को रीमॉडलिंग करनी पड़ेगी। अब बलूचिस्तान के अंदर अगर आप देखिए तो जो पहले गवर्नमेंट थी उसने 100 डैम्स का प्रोजेक्ट शुरू किया था। 100 डैम्स में से कहा जाता है कि तकरीबन 64 डैम बन चुके हैं, और एज फॉर येस्टरडे 25 डैम्स उसमें से टूट चुके हैं। मैं वो परवेज़ मंदोखिल साहब का इंटरव्यू मीडिया पे ही देख रहा था, कल रात की बात है। तो वो जो इनके कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के वो आई थिंक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं बलूचिस्तान के, वो ये कह रहे थे कि डैम कैसे सही बन सकते हैं जब हमें उनके मुताबिक, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या फैक्ट है, कि जब हमें 10 से 15% मिनिस्टर साहब को देने पड़ते हैं, 10% महकमे को देने पड़ते हैं, 10 से 15%। आबिद साहब, इंतहाई मासरत के साथ मुझे आपको रोकना पड़ा। मैं चाह रही हूँ ज़रा अगर हम गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी ले लें तो हमारे लिए बात करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फ़रा अज़ीम तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़रा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। इस वक्त बलूचिस्तान की करंट सिचुएशन है क्या? रिलीफ ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो तो ऐसे मनाजिर हैं कि बस कानों को हाथ लगा रहे हैं हम, कि इतने लोग तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। आप क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने वो आबिद साहब का मौक़िफ़ तो नहीं सुना, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि शदीद तबाही आई है बलूचिस्तान में। लोग खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं और बलूचिस्तान को इस वक्त भरपूर सपोर्ट की और तवज्जो की ज़रूरत है। आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को झेलते झेलते हमारा सारा बजट उधर निकल जाता है। डेवलपमेंट स्कीम सुस्त रवि का शिकार है। बलूचिस्तान का मसला क्या है? माशी मसला है। बलूचिस्तान की गुर्बत का मसला है। अगर आप चाहते हैं कि बैरूनी साजिशें दम तोड़ दें तो खुदारा बलूचिस्तान के गरीब लोगों की तरफ तवज्जो करें, उनको अपलिफ्ट करें। मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पर ये चीख रही हूँ कि बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है। ये सैलाब आया, ये फ्लैश फ्लड्स जो होते हैं ये बहुत तबाही लेके आते हैं, दुनिया में कहीं भी आए। और आपको वैसे भी पता है कि क्लाइमेट चेंज, सिरे से ही बलूचिस्तान में क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी थी ही नहीं, जो अब हुकूमत ने इस पे काम करना शुरू किया गया है। और आपको मैं ये बताऊं कि मेरे खुद वॉलंटियर्स
क्योंकि मेरी एक बहुत लंबी जिद्दोजहद है इस पॉलिटिक्स में, और एक ट्राइबल वुमेन होने के लिहाज से मैं बहुत जिद्दोजहद कर रही हूँ बलूचिस्तान के हकूक के लिए, बलूचिस्तान के गरीब अवाम के हकूक के लिए। मेरे अपने वॉलंटियर्स पूरे बलूचिस्तान में फैले हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि लोग खुले आसमान तले रह रहे हैं। फरह साहिबा, आपके जज्बात यकीनन हम समझ रहे हैं। जो आप खुले आसमान तले वाली बात करिए, ये तो समा लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल बलूचिस्तान के अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया? जब बारिशों का पहले से पता था, अलार्मिंग सिचुएशन का पता था, तो पहले से कोई तो तैयारी होगी। मेरी बात सुने, मेरा मौक़िफ़ जाने दें खुदारा, अपने प्रोग्राम के थ्रू पूरे पाकिस्तान में मेरा मौक़िफ़ जाने दें। मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ, मैं स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी हूँ। जो दर्द मेरे सीने में होगा बलूचिस्तान के लिए, वो किसी के दिल में नहीं होगा। मैं कलात से एक ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती हूँ। मैं कोई नवाब सरदार फैमिली से बिलोंग नहीं करती। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत ही ज्यादा खराब है। नो डाउट हुकूमत अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रही है रिसोर्सेज की। हमें बेहद कमी है, हमें रिसोर्सेज की कमी। हम बार बार फेडरल को ये कह रहे हैं कि खुदारा बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो करें। हमारे ऑनरेबल सीएम खुद प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं और हम उनको बार बार ये कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उधर फौरी रिलीफ की जरूरत है। पीडीएमए दिन रात वहां पर मुतहरिक है। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आर्मी है, एफसी है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमने टेंट विलेजेस वहां पर कायम किए हैं। हमने वहां पर जो हमारे मेडिकल कैंप्स हैं वो कायम किए हैं। फूड एंड नॉन फूड आइटम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बलूचिस्तान को इस वक्त आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। और बलूचिस्तान को मैं आपको देखें, सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान का गुर्बत का मसला है, फरह साहिबा, मसला है बलूचिस्तान। फरह साहिबा, यकीनन यकीनन। अच्छा, आप इस वक्त कोयटा में, इस्लामाबाद में? मैं बिल्कुल इस्लामाबाद में हूँ, और मैं इस्लामाबाद में इसलिए हूँ कि आज मैंने 4 बजे नेशनल लाइब्रेरी में एक प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें मैं इंगेज कर रही हूँ प्रोमिनेंट एनजीओज ऑफ पाकिस्तान, ऑल यूएन एजेंसीज, जिसमें हमारे वो कंट्रीज भी आएंगी जिसको हम जो डिजास्टर पर दूसरी कंट्रीज में काम कर रही हैं। और यहाँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अल खिदमत वालों का, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अखुवत वालों का। डॉक्टर अमजद खुद इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम कर क्या रहे हैं? मैम फरा, पैगाम अपने मैम बिल्कुल आपका पैगाम भी जा रहा है, बिल्कुल आप ठीक बात हो। जो आप काविश कर रही हैं इस वक्त वो भी बहुत अच्छी काविश है वहाँ पे बैठ के। लेकिन सिचुएशन मैम ऐसी है कि देखें, जैसे कि आबिद साहब ने भी कहा कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट कह रहे थे कि ये सिचुएशन बनेगी, एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे थे सिचुएशन बनेगी। आप आज ये काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर ये चीज़ पहले से हो जाती, इस सैलाब और फ्लड के आने से हो जाती, जून से ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि सिचुएशन बेहतर हो सकती थी? हमारे लोगों के पास साफ पीने का पानी नहीं है, हमारे लोगों के पास सड़कें नहीं हैं, हमारे लोगों के पास स्कूल्स नहीं हैं, हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं है। मेरी बात सुने, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की बेहद कमी है। बलूचिस्तान को भरपूर तवज्जो की जरूरत है जो अभी तक नहीं मिली है। ये मैं आपको आपके प्रोग्राम के थ्रू बता रही हूँ अपनी फेडरल गवर्नमेंट को कि जो तवज्जो बलूचिस्तान को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। हमेशा बलूचिस्तान को इग्नोर किया गया है। सही है, ठीक है। लेकिन फरह साहिबा, ये जो आप कह रही है ना कि आपको ज्यादा ये दर्द महसूस हो रहा है, ये हर उस पाकिस्तानी को दर्द महसूस हो रहा है जो ये इस वक्त हमारी स्क्रीन पे मनाज़िर देख रहे हैं। लेकिन इस दर्द की दवा देगा कौन? आप सब प्लीज अगर आप कमेंट कर सकते हैं, प्लीज जरा बताइएगा। जी फरह, आपका मौक़िफ़ आगे मैं चाहूंगी, जरा आबिद साहब को भी वक्त दे दें, मैं उनसे भी कमेंट लेना चाहती हूँ। जी सर, प्लीज कमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल। देखें, ये जैसे फरा साहबा भी कह रही हैं, मैं समझ सकता हूँ उनकी फीलिंग्स को। लेकिन देखिए, बात ये है कि पहले बलूचिस्तान एक अंडर डेवलप्ड इलाका है जहाँ पे रोड्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं। ये बात हम मानते हैं कि सारा कुछ है और एक डेवलपमेंट में बाकी प्रोविंसेस से थोड़ा सा पीछे है। लेकिन इस सैलाब ने किया क्या है ये देखने की बात है। देखिए कि उनके पास फिर भी फूड सिक्योरिटी थी, वहाँ पे हर एक के पास थोड़े से जानवर थे, थोड़ी सी खुराक थी जो साल में वो अपने रख लेते थे और इस्तेमाल करते थे। अब उनके पास वो भी नहीं रहा। तो अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस, फूड का क्राइसिस, नेशनल सिक्योरिटी का क्राइसिस ऑलरेडी पैदा हो गया है। और इसको अब हमने, जो कुछ हो गया है इसको छोड़ दीजिए, अब ये देखें कि हमने करना क्या है। इस वक्त नेशन को मोबिलाइज करना चाहिए कि शायद स्टेट जो है, जो हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल है, शायद स्टेट एकदम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। लेकिन जो फिलैंथ्रोपिस्ट 2005 में जब जल्जिला आया था और दिनों के अंदर जो थे वो ट्रक लोड्स ऑफ खाने की चीज़ें, सामान, खैमे इकट्ठे हो गए थे, ये रिस्पॉन्स अभी नहीं
नज़र आ रहा। वो क्यों नज़र नहीं आ रहा? वो इसलिए कि हम जो सोसाइटी है, जो मेन आपकी बल्क ऑफ पॉपुलेशन है यानी पंजाब, वो तो एक पॉलिटिकल डाइवर्जन के अंदर इन्वॉल्व है। तो आई थिंक खुदारा अभी इस पॉलिटिकल डाइवर्जन को छोड़ें और अभी हमारा नेशनल सिक्योरिटी और एक बहुत बड़ा नेशनल इशू खड़ा हो गया है। आई थिंक हमें इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, पूरी कौम को कंसंट्रेट करना चाहिए और अमली कदम अख्तियार करने चाहिए जो भी हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कर सकते हैं। अच्छा मैम फराह, आप कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज गो ऑन। जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात प्लीज आपके प्रोग्राम के थ्रू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल करना चाहती हूँ। मौदबाना तरीके से हाथ जोड़कर झुककर मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि आज एक हफ्ते पहले से मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान बार बार आपको लेटर लिख रहा है, आपके PSO के थ्रू मैं आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। आज 4 बजे जो प्रोग्राम मैंने रखा है, 10 दिन पहले से इसकी तैयारियां मैंने शुरू की थी ताकि हम तमाम प्रोमिनेंट NGOs को इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर इकट्ठा कर सकें। मैं बार बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लेटर लिख रही हूँ, आपके PSO के थ्रू आपको पैगाम देने की कोशिश कर रही हूँ कि खुदारा 10 मिनट मुझसे मिल लें। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपका साथ देती हूँ कि हम बलूचिस्तान में किस तरीके से काम कर सकते हैं। जब हुकूमत की तर्जुमान को प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं दे रहे तो आप ये सोचें कि वहाँ के गरीब लोगों के साथ क्या हाल होगा। मैं यही तो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की ताकत है, बलूचिस्तान को फोकस माजरत, लेकिन ये बलूचिस्तान पाकिस्तान की ताकत है, ये उन लोगों के भी बहुत देर बाद याद आया ना जो बलूचिस्तान के तर्जुमान है, उनको भी तो पहले याद आ जाना चाहिए था। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। आबिद साहब, आपका भी बेहद गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। तो बलूचिस्तान की सूरत हाल, और ये वो सूरत हाल है जिस पर बहुत पहले हम काबू पा सकते थे, लेकिन शायद वसाइल की कमी थी। अगर वसाइल की कमी थी तो हमें अपने वसाइल को, हमें अपनी इंतजामिया को उस तरीके से मैनेज करना चाहिए था कि इतनी वर्स्ट कंडीशन ना होती। आज हम बैठ के ये ना कह रहे होते कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मुतासिर हुए हैं। चले जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको नया दिन में कहेंगे खुश आमदेद। हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले वसेब यानी जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान की सूरत हाल बताई, कितनी तबाही वहाँ आ चुकी है। सिंध में भी वही कहानी है, वही फसाना है, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। मोरो के करीब देहात जो है वो पानी में डूब गए हैं। मकीनों ने हाईवे के करीब ये आर्जी पनाह ले रखी है। अब इनकी हालत देखिए। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी वहीं मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। संजय, कभी इनके घर थे और आज ये इन आर्जी कैंप्स में हैं। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मैं इस वक्त मोरो में पहुंचा हूं। मोरो के करीब गांव है टपाल खान चांडियो और गुल खान चांडियो। ये दोनों गांव डूब चुके हैं। इन गांवों के जो मकीन हैं उन्होंने हाईवे के करीब एक जगह पर पनाह ले रखी है। ये यहाँ पर किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मासूम बच्चे आप यहाँ पर देखें, मेरा कैमरामैन दिशान आपको दिखाए, दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं क्योंकि कई दिनों से इनके घरों के पास पानी था, पानी निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे और ये इस तरह अब जो है वो सड़कों पर बैठकर जो है वो एक जगह पे इन्होंने पनाह ले रखी है। इनके माल मवेशी, इनका जानवर वो यहाँ पर है। कुछ जानवर इनके पानी में बह गए, इनके घर पानी में जो है वो गिर गए हैं। कोई यहाँ पर इनकी इमदाद के लिए नहीं आया, मुतासरीन की मदद के लिए कोई नहीं आया। ये आप देख सकते हैं किससे जहाँ तक आप जाएंगे, मैं ये पूरी इस वीडियोज़ में आप देखेंगे कि लगभग जो है वो 20 से 35 ऐसी फैमिलियाँ हैं, 30 से 35 ऐसी फैमिलीज़ हैं जो मुतासर होकर अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर रह रही हैं। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत आए, पाक फ़ौज आए, सिंध हुकूमत आए, कोई भी इदारा आए आकर इनकी इमदाद करे ताकि इन मुश्किल हालात में ये ज़िंदगी गुजार सकें। इन्हें मेडिकल टीम की शदीद ज़रूरत है। काफ़ी यहाँ पर ऐसे मासूम बच्चे हैं जो डायरिया का शिकार हुए हैं, बुखार नज़ला उन्हें हो गया है और न सिर्फ एक दिन से, गुज़िस्ता 4-5 रोज़ से इन मासूम बच्चों की आएँ सिसकियाँ वो हुक्मरानों को तलब कर रही हैं, हुक्मरानों की तरफ देख रही हैं कि कब वो आएंगे, कब इनकी दाद रसी होगी। तो आगे आगे हम आपको और देहात बताएंगे। सिंध के मुख्तलिफ देहातों के काफ़ी बुरे हाल हैं।
कई शहर डूब चुके हैं। ये हमने आपको बताया कि किस तरह इस गांव के मकीन यहाँ पर परेशानी में मुब्तला हैं। ये सिर्फ आप बर्तन धोने की वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन खाने पकाने के लिए इनके पास अब यहाँ पर राशन भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इनके पास जरिया मुआश जो इनकी ज़मीनें हैं वो पानी में बह गई हैं। इनके माल मवेशी जो सैलाब का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दूध इनका खरीदने वाला भी कोई नहीं है और साथ ही साथ इनकी मवेशी जो है वो भी मर रहे हैं। तो ऐसे में हुकूमत अगर इनकी मदद के लिए नहीं आएगी, इदारे इनकी मदद के लिए नहीं आएंगे, तो ये गरीब किसान, ये मजदूर लोग ये कहाँ जाएंगे। तो एक दफ़ा फिर ये मैं गांव का नाम आपको बता रहा हूँ, गुल खान चांडियो, टपाल चांडियो, मोरो गांव शहर है, उससे थोड़ा करीब हाईवे पर ये मौजूद हैं और ये हुकूमत की राह तक रहे हैं। जी संजय, आपका शुक्रिया। ज़रा सक्खर का रुख करते हैं। तबाहकुन बारिशों ने शहर का नक्शा बदल दिया है। 70% रिहायशी इलाके और कारोबारी मराकज़ डूब चुके हैं। बारिश में जानी और माली कितना नुकसान हुआ है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे साहिल जोगी से। जी साहिल। जी देखिए, सक्खर में तबाहकुन बारिश के बायस जो है सक्खर शहर का नक्शा ही बदल गया है। अगर हम बात करें सक्खर शहर की रहायशी आबादी और कारोबारी मराकज़ की, तो वहाँ पर जो है 70% आबादी और कारोबारी मराकज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। और सक्खर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गलियों सड़कों पर जो है 4 फीट से ज़ायद पानी जमा है। तो इस हवाले से सक्खर शहर के जो मेन शाहरा है, शालीमार रोड, रायल रोड, वहाँ पर तो है कश्तियाँ चल पड़ी है। तो अब हम इस वक्त जो है साबिक डिप्टी मेयर तारिक चौहान के इलाके में मौजूद हैं। बचल शामियानी का ये इलाका है और इस इलाके में घरों में गलियों में पानी जमा है। अब तो घरों की दीवारें और घर भी गिरना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन ने ये देखा है कि यहाँ पर आप देखें कि घर और उनकी और छतें जो है अब गिरना शुरू हो गई है और यहाँ के जो रहायशी है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। और यहाँ पर जो है इस गंदगी में, इस कीचड़ और इस गद्दे पानी में यहाँ के लोग रहने पर मजबूर है। जब हमारी बात हुई डिप्टी कमिश्नर जावेद अहमद से, तो उनका ये कहना था कि 144 मिलीमीटर जो है बारिश हुई है। तो इस हवाले से यहाँ की जो तमाम जो स्टेशन से, ड्रेनेज स्टेशन और डिस्पोजल स्टेशन जो है वहाँ पर मोटरें भी बंद हो गई। इस हवाले से इतना बड़ा शहर में नुकसान हुआ है। और बारिश के बायस जो है 14 अफराद जो है वो जांबक हुए हैं, जबकि 17 जो अफराद है वो ज़ख्मी हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 2000 से ज़ायद जो घर है वो मुकम्मल तौर पर गिर चुके हैं। और उसके साथ साथ जो है यहाँ की फसलों की अगर हम बात करें, जिसमें चावल, कपास और दीगर जो फसलें होती हैं, तो 1 लाख से ज़ायद जो है एकड़ पर मुश्तमिल जो फसलें थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जी ठीक है साहिल, आपका बेहद शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि पाक फ़ौज के जवान सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ़ हैं। ISPR के मुताबिक कराची से फ़ौज के 2 खुसूसी हेलीकॉप्टर्स भी अंदरूनी सिंध रवाना हुए हैं। मज़ीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सुमेरा खान से। सुमेरा, डिटेल्स क्या हैं? जी, कराची के अलावा कराची से फ़ौज के 2 खुसूसी हेलीकॉप्टर अंदरूनी सिंध के इलाकों में गए हैं इमदादी सरगर्मियों के लिए। इसके अलावा पंजाब की अगर बात करें, पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने डीसी खान जिला के दूर दराज और नाकाबिल रसाई इलाकों में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए खुद को पहुंचाया है। सिविल इंतजामिया की भी मदद की है और पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने डीसी खान के सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में कार्रवाइयों के लिए 4 परवाजें आज की हैं, जिनमें मुबारकी, फजला, केच, बंसी, गुलजार शामिल है। और उनमें खेमे, राशन और सैलाब मुतासरीन तक उनकी जरूरत की तमाम चीजें पहुंचाई गई हैं। बलूचिस्तान स्पेसिफिकली फोकस फौज और SC बलूचिस्तान, कोयटा, पिशीन, खला, सैफुल्ला, ज़ारत, जोग, लोरालाई और नोशकी में ज्यादातर सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। नसीराबाद, दक्की और लसबेरा के इलाकों में रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं और यहाँ मेडिकल कैंप्स जो है वो ज्यादा कायम किए गए हैं ताकि लोगों को बर वक्त मेडिकल जो है वो फैसिलिटीज दी जा सके। खैबर पख्तूनख्वा में जो फौज के दस्ते हैं, SC के दस्ते हैं, वो चित्राल और दीगर सैलाबज़दा इलाकों में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। ठीक है सुमेरा, बेहद शुक्रिया आपका। तो हमने ये अब तक कोशिश की आपको ये दिखाने की कि किस कदर तबाही बर्बादी हो चुकी है पूरे मुल्क में। और ये तबाही बर्बादी, ये जो मौसम है, बारिशें हैं,
ये कंटिन्यूड जो मॉनसून का स्पेल हुआ है, टॉरेंशियल रेंज हुई हैं, इस वजह से हुई है। मज़ीद जी कितने स्पेल बाकी हैं, क्या सूरत हाल रहेगी, ये हम बात कर लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। मुझे बताइएगा सरदार साहब, आज हम ज़रा बलूचिस्तान से आगाज़ करते हैं अपनी बात का कि वहाँ पे किस कदर मज़ीद बारिशें हैं, कितना स्पेल अभी मज़ीद वहाँ पे बाकी है। जी सरदार साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, कुछ तकनीकी मसला है। अभी आपको बता रहे हैं कि जो मौसम की सूरत हाल थी, स्पेशली जो तबाही की सूरत हाल थी, बलूचिस्तान की थी, राजनपुर की थी, सक्कर की थी, मोरो की थी, इवन जो है वो हैदराबाद की जो हमने हर जगह की सूरत हाल अपने नाज़रीन के सामने रखी, क्योंकि हमारा ये काम है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ अवाम बेयारो मददगार है उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाना। हुकामे वाला जिन्हें यहाँ पर पहले से मौजूद होना चाहिए था, वो अभी तक सिर्फ यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जी सिचुएशन इतनी अलार्मिंग कैसे हो गई। अब मज़ीद स्पेल्स की बात की जा रही है कि जी एक और धमाकेदार स्पेल है जो कि बलूचिस्तान में एंट्री दे सकता है। इस पर बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। सरदार साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ बताएगा कि जो एक और स्पेल की बात की जा रही है, स्पेशली बलूचिस्तान को मैं फोकस कर रही हूँ, तो क्या वहाँ पर सूरत हाल रहेगी? ये स्पेल पहले आने वाले स्पेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या फिर हम ये देखें कि वीक ही रहेगा? जी बहुत शुक्रिया जी। उसी तरह का स्पेल है तकरीबन जैसे पिछले स्पेल्स ने। बड़ी सिंध में तो बहुत तूफ़ानी बारिशें हुई, अपर सिंध में ख़ासकर सेंट्रल और अपर सिंध में, और बलूचिस्तान में तो इतनी बहुत ज़्यादा उस स्पेल में नहीं हुई, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है वहाँ ऑलरेडी फ्लडेड सिचुएशन है, पूरे के पूरे इलाके ज़ेर आब हैं, तो वहाँ अगर 30-40 मिलीमीटर बारिश भी कहीं पड़ जाती है तो वो भी बहुत ज़्यादा उनके लिए एक तरह से प्रॉब्लम का बायस बनती है। तो ये स्पेल भी जो है ये पहले सिंध में यानी अभी बदीन और उमरकोट वगैरह में बारिश आज सुबह भी हुई, अभी चल रही है, और ये फैलते फैलते आगे बलूचिस्तान पे चला जाएगा, ये पहुंच जाएगा। ये स्पेल भी मेरे ख्याल में आज रात नहीं तो कल किसी वक्त इंटर हो जाएगा। तो फिर अगले 3 दिन एटलीस्ट बलूचिस्तान पूरे में, ख़ासकर शुमाल मशरकी बलूचिस्तान है जो और जनूबी अजला हैं, जो किला सैफुल्लाह, ज़ियारत, बारखान, जाफराबाद, नसीराबाद और सिब्बी और दूसरे इलाके जो मलेका इलाके हैं, नीचे खुशदार और लसबेरा, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में दोबारा से कहीं दरमियानी और कहीं तेज़ बारिश मतवक्की है अगले 3 दिन। और उसके साथ साथ सिंध के भी बेशतर अजला में होगी ये बारिश आज से लेकर 25 तक, 3 दिन एटलीस्ट। अच्छा सरदार साहब, कराची की फिर क्या सूरत हाल रहेगी? कराची में आज तो कोई ऐसी खास नहीं है, हल्की फुल्की जो सी क्लाउड्स की वजह से या सी ब्रीज की वजह से जो क्लाउड्स आते हैं वो बूंदाबांदी या हल्की बारिश मुतवक्की है। कल शाम में चांसेस हो सकते हैं, कल शाम में और परसों में। जनरली तो मॉडरेट बारिश है, लेकिन किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए तेज़ स्पेल भी हो सकता है। अब देखें, इस जो लो प्रेशर है इस वक्त ईस्ट राजस्थान पर मौजूद है, वो डिप्रेशन की शक्ल में शदीद कम दबाव है वहाँ का। तो जैसे वो आगे मूव करके कोई 12 घंटे बाद कह लें आप वेस्ट राजस्थान पे पहुंचता है, तो फिर हमारे सिंध के बेशतर अजला, खासकर ईस्टर्न हाफ ऑफ द सिंध, वो ज़्यादा मुतासर होगा पहले फेज़ में, और फिर फैलते फैलते पूरे सिंध पे फैल जाएगी। तो कराची में भी अगर उसका ट्रैक जो इम्कान ये है कि ज़्यादा शुमाल मगरिब की जानिब रहेगा, लो प्रेशर मूव करेगा, तो सेंट्रल और अपर सिंध ज़्यादा मुतासर होंगे। और कराची भी बारिश होगी 24 और 25 को, लेकिन यहाँ बहुत तेज़ स्पेल अगर वो वेस्टवर्ड आता है तो फिर उस सूरत में होगा, वैसे मॉडरेट और किसी जगह पर हैवी हो सकती है। ठीक, सरदार साहब, हमें शर्जील इनाम मेमन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, साथ रहेगा। सरदार साहब से मैं ज़रा एक सवाल कर लूँ सर, फिर आपकी तरफ आती हूँ। सरदार साहब प्लीज़ ज़रा अगर पंजाब की सिचुएशन भी आप बता दें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पंजाब में भी एक हैवी स्पेल एंटर होने वाला है जो कि पंजाब के मैदानी इलाकों को ज़्यादा नुकसान दे सकता है। जी बिल्कुल, ये जो लो प्रेशर है ना, एक्चुअली इस वक्त तो काफ़ी दूर है, ईस्ट राजस्थान पर मौजूद है, लेकिन उसका फैलाव अभी तक हमारे ईस्टर्न सिंध पे आना शुरू हो गया है। बदीन में इस वक्त बारिश चल रही है, मातली में उसके साथ, और आगे फिर ठुटा की तरफ भी बढ़ेगा, और उधर ऊपर उमरकोट में हो चुकी है सुबह बारिश। तो इसी तरह से जनूबी पंजाब, यानी इस पूरे लो प्रेशर एरिया का जो सेंटर होगा वो हमारा सेंट्रल सिंध से ऊपर का इलाका, और साथ में जनूबी पंजाब और नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान। तो ये जो पट्टी होगी, ये समझ लें अगले 3 दिन एटलीस्ट इसकी जद में रहेंगे, और दोबारा से तेज़ मूसलाधार बारिशें मुतवक्की हैं।
सही है, ठीक है सर, बेहद शुक्रिया। सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेमन साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सर, पंजाब के बाद जब हम बात करते हैं स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों की मैनेज करने की, सिंध उसमें हमें क्यों पंजाब से इतना पीछे नज़र आता है? अभी 2 दिन मजीद बारिशें हैं और सिंध की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, स्पेशली कराची को अगर मैं फोकस करूँ तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि इस बार जो एक बहुत बड़े स्पेल्स बारिश के आए और कंटिन्यूस आते रहे, और हमेशा तो मानसून की बारिश होती थी तो सिर्फ 2-4 दिनों की होती थी, लेकिन इस बार आपने देखा है कि मुसलसल कोई 1.5-2 महीने से कंटिन्यूसली बारिशों के मुख्तलिफ स्पेल्स आ रहे हैं और उस पर सिंध गवर्नमेंट ने हर जगह पे प्रीएम्प्टिव मेजर्स भी किए और हर जगह पे निकासी आपको यकीन बना रही है। लेकिन आपने अभी कराची की बात की, कराची शहर का पानी जो है वो तो डेफिनेटली वो नेचुरल ड्रेन से निकल गया, लेकिन जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बना हुआ है वो जो देही इलाके हैं सिंध के, उसमें क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई और वहाँ पे लोगों को ज्यादातर एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड करते हैं, तो जितनी भी जमीनें हैं लोगों की एग्रीकल्चर की, किसानों की और सब, वो तो सब फुल पानी से भरी हुई हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर कोशिश ये कर रही है कि उन सारे पानी उन लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए और वो जो पानी का जो निकाल है उसको यकीनी बनाया जाए, और उसके लिए जो भी नेचुरल तरीके हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। और इस वक्त आपको पता होगा कि पूरे सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में हर मिनिस्टर खुद मौजूद हैं और वो खुद उस पूरे प्रोसेस को निगरानी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध खुद पूरे सिंध के दौरे पे हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो भी अब हर जगह पे खुद विजिट कर रहे हैं और वो खुद पूरे इस प्रोसेस को देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध मुकम्मल तौर पर मौजूद है, इसमें हुकूमत की कोई नाकामी नहीं है, लेकिन अगर कुदरती आफत होती है और इस तादाद में बारिशें होती हैं और ऊपर से भी पानी आ रहा है तो डेफिनेटली उस पानी का ड्रेन जो है वो नेचुरल तरीके से हो सकता है। और हमारी कोशिश ये है कि कहीं पे शगाफ वगैरह ना पड़े, लेकिन क्योंकि पानी का लेवल इतना बढ़ रहा है तो शगाफ भी पड़ रहे हैं और उन शगाफों को खुद हम लोग फिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल शर्जील साहब, ये वो वक्त नहीं है कि इस वक्त ब्लेम गेम किया जाए, ये इस वक्त चाहे वो मुख्तदर हल्के हों या मीडिया हो, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इस वक्त जो बेसरुपा हैं, जिस वक्त जो बेचारे कभी गोट में रह रहे थे, अब वो आके हाईवे पे जाके आरजी कैंप उन्होंने कायम किया। अभी संजय साधवानी में भी रिपोर्ट किया, तो अभी हम उनके लिए आवाज़ उठाएं और आप तक भी पहुंचाएं। और आपके पास जो स्टैट्स ऑफ फिगर्स है, मैं जानना चाह रहा था इस वक्त क्या सिचुएशन है सर? सांगड़ हम देखें, सखर देखें, बाकी जितने अजला हैं वो देखें, इस वक्त हर जगह तबाही है, हर जगह पानी खड़ा हुआ है। इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या किया जा रहा है? वो लोग जो अपने गोठों से निकल के सड़कों की जानिब आ रहे हैं और वहाँ आरजी कैंप कायम कर रहे हैं, आप तक शायद ये पहुँच गई होगी खबर। देखिए जी, बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूं बात कि ये चंद अजला की बात नहीं है। इस वक्त सिंध के ऑलमोस्ट देही इलाकों में तो हर अजला में, इंक्लूडिंग हैदराबाद का जो देही इलाका है और वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, तो वहाँ पे डेफिनेटली पानी जब बहुत ज़्यादा आ गया है तो गाँव जब होते हैं वो आपको पता है कि रोड लेवल से नीचे गाँव लोग अपने बनाते हैं अपनी ज़मीनों के साथ, जहाँ उनकी एग्रीकल्चर लैंड होती है जहाँ, तो वहीं पे उनके घर भी वहीं होते हैं। तो जब पानी का लेवल बढ़ गया तो डेफिनेटली सब लोगों को मूव होना पड़ा सेफ प्लेस पे। तो गवर्नमेंट ने भी जो सरकारी हमारे पास स्कूल हैं या सरकारी इमारतें, उनमें लोगों को शिफ्ट किया है और जो भी लोग हैं उनको प्रॉपर कुक्ड फूड जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, टेंट्स प्रोवाइड कर रही है, मेडिकल की कैंप्स लगा दिए गए हैं हर यूसीज पे ताकि खुदा न खासा गैस्ट्रो की कोई बीमारी ना हो। तो जितने भी मेजर्स हैं वो 100% एक जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, मैं समझता हूँ अगर 100% पॉसिबिलिटी होती है तो उसको यकीनी बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। अच्छा शर्जील साहब, एक चीज़ देखें, अभी तो ये सिचुएशन बनी हुई है, अभी तो जाहिर सी बात है हम इंस्टेंट रिलीफ रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं। शर्जील साहब, आपकी चाहे वो चेयरमैन बिलावल हो या फिर दीगर लोग हों जो कि स्टेक होल्डर हैं ख़ास तौर पे सिंध में, जैसे कि आपने ख़ुद भी कहा कि पुराना तरीका है कि जो लेवल से नीचे जाके गाँव बनाते हैं, रोड लेवल से नीचे जाके, क्योंकि उनके वहाँ देहात होते हैं। सर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे कितनी ज़्यादा आप लोगों की तवज्जो है आगे चल के? छोटे रेजरवायर्स बनाना, ऐसे इलाकों में रेजरवायर्स बनाना जहाँ पे पानी का मसला, बिकॉज शेरी रहमान माज़ाल्लाह से वो खुद भी क्लाइमेट चेंज की इस वक्त मिनिस्टर हैं, तो सारी प्रोफाइल सर हाई प्रोफाइल आपके पास है, माशाल्लाह वसाइल आपके पास है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे तवज्जो देनी शुरू की है सर? नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊँ कि ये मैटर थोड़ा टिपिकल, इस पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग थोड़ी सी मुश्किल है। उसके मैं आपको वजह बता दूँ। जहाँ हम रिजर्वायर्स की बात की, डेफिनेटली रिजर्वायर्स मौजूद हैं,
और इरिगेशन नेटवर्क पे बहुत बड़ा काम किया है गवर्नमेंट ने पिछले कोई 10-12 सालों में। वाटर कोर्सेज पक्के किए गए, स्मॉल डैम्स बनाए गए, स्मॉल डैम बेतहाशा बनाए गए। अगर मतलब हर इजला में जहाँ पर कोशिश की गई ऐसे वाटर पॉन्ड बनाए गए कि पानी को रिजर्व भी किया जाए और पानी के निकाल के लिए जो हमारी नेचुरल ड्रेन है उस पर भी बहुत काम होगा। इशू जो मैं बोला हूँ उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस देहाती और इस देही इलाकों में मुश्किल क्यों है कि लोग अर्बनाइजेशन की तरफ से नहीं आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिनकी जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, किसी की 10 एकड़ है तो वो बोलता है मैं अपने 10 एकड़ में, उसको कन्वीनियंट भी यही है कि उसका घर भी वहाँ पे हो और वो सुबह को खेती बाड़ी भी अपनी आके करे, अपनी रिहाइश भी वहीं रखे। लोगों को जब भी मानसून सीजन होते हैं तो गवर्नमेंट एक ऐलान करती है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कि आप लोग सेफ प्लेसेस पे आ जाएं, बारिश ज्यादा पेशन हुई है। लोग नहीं घर छोड़ते अपना, खुदा ना खासा जब तक के कोई बहुत बड़ी, जब देखते हैं कि जब कोई और रास्ता नहीं निकलता उसके बावजूद उसके जब कोई रास्ता नहीं निकलता तब लोग निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एडवांस प्रिवेंटिव मेजर्स में वो लोग अपना घर वगैरह नहीं छोड़ते। ये हमारे पास एक और ये रूरल एरिया की जो साइकी, ये सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में यही साइकी है। सर शर्जील साहब कथा कलामे की माजरत, इसको हम अगर साइकी ना के और लोगों का उससे जुड़ा एहसास कह दें या उनकी मेहनत कह दें, क्योंकि बरसों लग जाते हैं तिनका जोड़ के घर बनाने में, तो कोई कैसे छोड़ देगा, उसके साथ चिपका ही रहेगा। लोग अपने जानवर नहीं छोड़ते, वो तो फिर उनका घर है। सर अगर मैं कराची की सड़कों की बात करूँ, क्योंकि जो डेली रूटीन के लोगों ने बड़ी मुश्किलात होती है, सड़कें गायब हो चुकी है, लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कभी सड़क थी, तो उसके बारे में सोचा कुछ उसके बारे में प्लान किया है सिंध गवर्नमेंट ने? बिल्कुल जी, आपके मैं सेकंड सवाल का जवाब देता हूँ और पहले सवाल का थोड़ा मिसअंडरस्टैंड किया उसमें थोड़ा क्लियर करूँ। मकसद मैंने कहा कि हमारे जो देही इलाके हैं वहाँ पे डेफिनेटली शहरों में भी कोई नहीं छोड़ता, लेकिन जब तूफानों की भी हमारे पास वार्निंग आती है कराची जैसे शहर में भी, तो आपको याद होगा 2-4 दफा इस तरह की वार्निंग आई कि खुदा न खास्ता कोई सुनामी आ सकता है, तो लोग घर नहीं छोड़ते लोग, मतलब लेकिन देही इलाकों में खुसूसी तौर पर, मैं ये नहीं बोला कि उस वजह से, लेकिन देही इलाकों में जब ये फ्लड वार्निंग आ रही होती है तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जी आप बराए मेहरबानी सेफ प्लेसेस में जाएं, लेकिन वहाँ भी एग्जैक्टली वही है कि जी वो बिल्कुल भी कोई अपना घर छोड़ने के तैयार नहीं होता। और इस बारिश की वजह से बहुत सारे लोगों के घर वगैरह मकान गिरे हैं और लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब आ जाऊँ आपका दूसरा सवाल जो कराची के आपने किया, उसके लिए बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब ने पैसे रखे हैं कि इस पे जितनी सड़कें टूटी हैं उनको फौरी तौर पर ठीक किया जाए। लेकिन उससे पहले एक और सेकंड थॉट तो हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे चल रहा है कि हम लेट्स सपोज दोबारा फिर वो रोड बना ले, उससे पहले कि हम जो नीचे उसके ड्रेनेज और वाटर की जो लाइन्स हैं उनको भी ठीक कर लें कि हम सिर्फ सड़कें बनाते रहें और नीचे की जो लाइन्स वगैरह है वो फिर दोबारा खुदा न खास्ता कोलैप्स कर जाएं। तो उस नेटवर्क पर भी पैरेलल काम हो रहा है। उसमें चीफ मिनिस्टर और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब वो उस पर बाकायदा वर्किंग कर रहे हैं। उन्होंने एमडी वाटर बोर्ड को और वाटर बोर्ड के अमले को भी कहा कि जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम वाली आपकी लाइन है इनको पहले ठीक किया जाए, जहाँ जहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुकी हैं उनको ठीक किया जाए, उसके बाद सड़कें बनाई जाए। आज भी पैच वर्क करना बहुत आसान है, गवर्नमेंट चाहे कल से काम शुरू करवा दे, लेकिन इशू ये है कि अगर आपने आज पैच वर्क कर लिया और नीचे फिर उनकी ड्रेनेज लाइन और वेरी गुड, अगर जड़ तक पहुंच के मसले को खत्म किया जाए और फिर दोबारा से जीरो से स्टार्ट कर लिया जाए, ये बड़ी अच्छी चीज है। सर बेहद शुक्रिया, आप मौजूद करते थे। जरा आगे बढ़ते हैं। खातून मजिस्ट्रेट को धमकी देना इमरान खान को भारी पड़ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले का नोटिस लेकर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। समाअत आज होगी। रिपोर्ट देखिए। तो ये अहम मामला है जिससे मुतालिक आपको बता रहे हैं, अपने आप को इदारों से बड़ा समझने की भूल इमरान खान के गले पड़ चुकी है। खातून मजिस्ट्रेट को धमकियों ने इमरान खान को मुश्किलात में धकेल दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी मातहत जज के खिलाफ इस्तेमाल की गई जुबान का नोटिस ले लिया है। अपने आप को इदारों से बड़ा समझने की भूल गले पड़ गई। खातून मजिस्ट्रेट को धमकियों ने इमरान खान को मुश्किलात में धकेल दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी मातहत जज के खिलाफ इस्तेमाल की गई जुबान का नोटिस ले लिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए लार्जर बेंच तश्कील। लार्जर बेंच बनाने का फैसला अदालत आलिया के तमाम जजेस की मुशावरत से किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सितार लार्जर बेंच में शामिल। समाअत मंगल 23 अगस्त को मुकर्रर भी कर दी गई है।
माहिरीन कानून का कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर तौहीन अदालत का जुर्म साबित हो गया तो नाअहली की सूरत में इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है, जबकि इमरान खान के खिलाफ इससे पहले इसी मामले में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें चेयरमैन PTI 3 रोजा राहदारी जमानत पर हैं। इस केस में जुर्म साबित होने पर इमरान खान को कम अज कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी और सीनियर वजीर शेरी रहमान साहबा मौजूद हैं। शेरी साहबा, बहुत शुक्रिया। इदारों पर बेजा तनकीद और नाम लेकर धमकियाँ देना, खान साहब का ये तर्ज सियासत मुल्क के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, सबके सामने उनका तर्ज सियासत है। वो अगर उनकी सहूलत के लिए, उनकी मावनत के लिए नहीं है वो कुछ, तो उसको वो जलाओ घेराव की सियासत में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। धमकी दे रहे हैं सबको कि हम कभी जज का नाम ले लेके, कभी IG को, कभी DIG को कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ख़ास तौर से खातून जज को उन्होंने जिस तरह हदफ बनाया अपनी गाली गलोच का, अपनी नाजेबा बातों का, तो ये तो बिल्कुल ही गैर मौजू है। और उन्होंने अब अपने आपको याद है 126 दिन धरना करके खड़े रहे, सिविल नाफरमानी करने की कोशिश अभी भी वो कर रहे हैं कि उनको अगर कुछ हुआ, उनका बाल भीगा तो बस वो घेराव जलाओ की सियासत, मुल्क को यरगमाल करेंगे, इस्लामाबाद को ब्लॉक करेंगे। उनके पिछले वुज़रा, उनके ओहदेदार अब खड़े होके वो फिर से कंटेनर की और कंटेनर से आगे की सियासत पर आ गए हैं कि अगर उनकी मावनत ना हो तो बस फिर मुल्क में घेराव जलाओ करो, लाठियाँ चलाओ, खून खराबा करो और उनके तर्ज सियासत बस यही हो। अगर उनकी मावनत नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। पाकिस्तान को में वो सिर्फ अपने आप को हकदार समझते, नहीं तो बिजली के बिल जलाते। जब वो चाहे खुद जो भी करें, वो अपनी कोई गलत बात नहीं समझते, वो गलत हो ही नहीं सकते। वो गलती से, कानून से, पाकिस्तान के आइन से, हर तौर तरीके से, हर तमीज़ के दायरे से अपने आप को बाला समझते हैं। वो समझते हैं कि वो एक तिलिस्मी दायरे में रहते हैं, जो मैं समझती हूँ पता नहीं ये कैसी बातें कर रहे हैं। और ना ये मज़हब का सोचते हैं, ना आइन का सोचते हैं, ना कानून का सोचते हैं। जजों को धमकियाँ दे रहे हैं, पुलिस एहलकारों को धमकियाँ दे रहे हैं, अपने मुखालिफ इदारों को धमकियाँ दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को रोज़ इन्होंने अग्रेसिव अपनी सियासत का हदफ बनाया हुआ है, क्योंकि फ़ैसले उनके वहाँ फंसे हुए हैं और सख्त फ़ैसले आएंगे, ज़ाहिर है, क्योंकि सारे एक के बाद 2-3 बल्कि एसेट डिक्लेरेशन में उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, जानबूझ के उन्होंने मिस डिक्लेरेशन किया, तो वो तो पकड़ा जाएगा ना। तो उनको ऑलरेडी खदशा है और सबको गाली गलोच का वो हदफ बना रहे हैं और समझते हैं कि दबाव डाल के, चाहे वो हसास इदारे हों, चाहे वो हमारे उनके सियासी हरीफ हों, या इलेक्शन कमीशन हो, या जज हो, पुलिस का एहलकार हो, पॉलिटिकल वर्कर हो, शहरी हो पाकिस्तान का, वो सब उनके लिए हदफ बन जाते हैं और जायज़ हदफ बनते हैं। वो कहते हैं कि जायज़ है। तो इनकी जहनियत पर भी कुछ मैं समझती हूँ तशवीश सबको हो रही है कि ये मतलब क्या तवाज़ुन है इनके जहन का, कि अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं। बेसिकली बात तो यही है ना। ठीक है शेर साहब, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, बड़ा अहम ये मामला है, इस पर ब्रेक लेने, ब्रेकर्स पर हाजिर होंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सियासी सूरत हाल और स्पेशली इमरान खान जिन्होंने नाम लेकर खातून मजिस्ट्रेट को धमकियाँ दी, इस मामले पर हम बात करते हैं। शेरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शेरी साहबा, जब हम देखते हैं इमरान खान की तकरीरें और उसमें धमकियाँ, उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी की बात होती है तो फिर PTI की सीनियर क़यादत लोगों को सड़कों पर आने का कहती है, उन्हें उकसाने का कहती है। डू यू रियली थिंक कि 3 साल की कारकर्दगी जो रही है PTI की, उसके बाद अवाम उनका साथ देंगे? वो अगर पूरा मन कोई बात हो, कोई ठीक से आके सियासी तौर तरीके, जमहूरी तरीके से बात करें, तो
अवाम सुनने भी तैयार। इस वक्त वो भड़का रहे हैं अवाम को, एक मफरूज़ी बयानिए पर, झूठे बयानिए पर वो अवाम को भड़काना चाहते हैं अपनी अना बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए और अपने इक़्तिदार को वापस किसी तरह औने पौने जो भी हो, कभी न्यूट्रल को अपील हो, कभी किधर घुटने टेकें, रोज़ ये यू टर्न लेते हैं और भूल जाते हैं कि लोग अभी नहीं भूले जो होशरुबा इनकी जो इस वक्त महंगाई आई हुई है, ये इनके टाइम से शुरू हुई। रुपये का हाल, महंगाई का हाल, IMF से जो इन्होंने आँख मचोली खेल के साइन करके उनके साथ भी झूठा मुआहदा कर दिया, तोड़ दिया ना। देखिए आप झूठ की बुनियाद पर ना हुकूमतें चला सकते हैं ना सियासत कर सकते हैं। सियासत तो वो एक अपने एक फेक न्यूज़ का उन्होंने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिस पे चल रहा है, लेकिन आप हुकूमतें नहीं चला सकते। आलमी इदारे नहीं आपके झूठ पर चलने तैयार हैं। उन्होंने जितना कर्जा लिया है 70 साल में पाकिस्तान में नहीं लिया, वो उस कर्जे के सम्राट हैं आज। जो 50,000 अरब उन्होंने डबल किया, 70 साल का कर्जा एक तरफ 24,000 अरब का था और जब ये छोड़ के गए 50,000 अरब हुआ है। उसी के सम्राट हैं पाकिस्तान के सामने कि औने पौने जाना पड़ रहा है कि ये कफगीर कशकोल तोड़ते पाकिस्तान के हाथ में कफगीर दे गए ना। कर तो ये कर गए अपनी जो कहते थे कि हम VIP कल्चर ख़त्म करेंगे, वो तो डबल किया है। और पाकिस्तान में जिस तरह शाह खर्चियाँ की और बेदरीग हर चीज़ का इस्तेमाल किया, सोचा भी नहीं कि पैसे कहाँ से आएंगे। चाहे वो खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को आइसोलेट किया या इक़्तिसादी पॉलिसी में जो उन्होंने एक खिलवाड़ किया है पाकिस्तान के साथ, वो तो उसका कोई मैं समझती हूँ पैरेलल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी और सियासत के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। अब ज़रा खेल का भी रुख कर लेते हैं। एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम एम्स्टरडैम से दुबई तो पहुंच गई है। ग्रीन स्क्वाड आज होटल में आराम करेगी। इफ्तिखार अहमद, उस्मान कादिर, हैदर अली और आसिफ अली आज लाहौर से दुबई पहुंचेंगे, जबकि मोहम्मद हसनैन बरतानिया से मुत्तहदा अरब इमारात पहुंचेंगे। बाबर आजम की क़यादत में कौमी टीम कल से दुबई में तरबियती सेशन का आगाज़ करेगी। इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच ही रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 28 अगस्त को खेलेगा और इस मैच से पहले ही काफ़ी बॉडी ब्लोज मिल चुके हैं पाकिस्तान को। तो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, शाहीन गए और हसनैन आए, इस आए गए को कैसे रेट करेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल देखिए, शाहीन का ना होना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़ा धचका है, इसलिए कि सितंबर में अगर हम T20 वर्ल्ड कप का वो फेमस मैच पाकिस्तान इंडिया का, जिसका आज भी चर्चा है और अभी तक उस मैच का पाकिस्तान की जो कौम है मजा ले rही है, तो वहाँ भी शाहीन शाह अफरीदी का जो पहला स्पेल था उसने पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी। फिर पिछले 1-1.5 साल से तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान ने जो फतूहात हासिल की उसमें मरकजी किरदार शाहीन शाह अफरीदी का था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जीत की इस खुशी में ये भूल गए, बल्कि हम तो बहुत सारे प्रोग्रामों में ये कहते रहे कि भाई वो इंसान है, उसका वर्कलोड मैनेज करें, ऐसा ना हो कि वो कोलैप्स कर जाए। हालांकि वो फील्डिंग करते हुए जख्मी हुआ, लेकिन जाहिर है उसके मसल्स वीक हुए थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। उम्मीद ये है कि पाकिस्तान की टीम इस मुश्किल सूरत हाल से निकल के एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन हसनैन की सिलेक्शन पर नो डाउट हसनैन हाईली टैलेंटेड फास्ट बॉलर है। मुझे थोड़ी सी इसलिए कंसर्न है कि हसनैन का आपको याद होगा कि PSL के दौरान बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था, गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन था। उसके बाद उन्होंने अपने एक्शन को बेहतर किया, वापस आए और पिछले प्रोग्राम में मैं, आप और महक जब बात कर रहे थे तो हसनैन के उस बॉलिंग एक्शन पर ही बात कर रहे थे और फिर अचानक वो मेरी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो हसनैन का आना मेरे ख्याल में थोड़ा सा अर्ली है, इसलिए कि एकदम से आप साल से एक बॉलिंग एक्शन के साथ जब बॉलिंग कर रहे हैं और अचानक आपको कहें कि आप अपने बॉलिंग एक्शन को तब्दील करें, तो मेरे ख्याल में थोड़ा उसको टाइम देना चाहिए था। ये मेरी जाती राय है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग या टीम मैनेजमेंट इससे इत्तेफाक ना करे। हमारे एक कराची के फास्ट बॉलर हैं मीर हमजा, PSL में हमने उनको परफॉर्म करते हुए देखा, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए देखा, फिर अभी जो कश्मीर प्रीमियर लीग चल रही है वहाँ भी मीर हमजा जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंसाफ के तकाजे तो ये थे
कि मीर हमजा को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन जाहिर है सिलेक्शन कमेटी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे। लेकिन मेरी जाती राय में शाहीन शाह अफरीदी ठीक है, इंजरी किसी को भी हो सकती है, लेकिन बेहतर अगर चॉइस हसन अली भी जब नहीं थे तो मीर हमजा को मौका मिलना चाहिए था। सही है। तो भट्टी साहब, आपको हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो कैसा लग रहा है? कौन सा बल्लेबाज सॉलिड नजर आ रहा है? क्योंकि ज्यादातर तो हिटर्स हैं। देखें, मैं हमारी जो पूरी बैटिंग लाइनअप है उसका बोझ तो उठाया हुआ है बाबर आजम ने। परसों जो हमने नीदरलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे इंटरनेशनल देखा, पूरी टीम ने 206 रन बनाए, 91 रन बाबर आजम के थे, 3 मैचों में 3 निस सेंचुरियां। तो ये तो हमारे लिए अल्लाह ताला का बड़ा करम है, ब्लेसिंग है कि बाबर आजम जैसा बैट्समैन हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर T20 क्रिकेट की बात करें, मोहम्मद रिजवान भी हमारे पास हैं, शादाब खान भी मिडिल ऑर्डर में जाके खेलते हैं, लेकिन एक पोजीशन जो आज तक सेट नहीं हो सकी, कभी वहां हम इफ्तिखार को खिलाते हैं, कभी हैदर अली को खिलाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब हमें ये तय कर लेना चाहिए, T20 वर्ल्ड कप भी अब ज्यादा दूर नहीं है, कि 5वें नंबर पर हम किसको खिलाना चाहते हैं। क्या इफ्तिखार अहमद हमारे फ्यूचर प्लान में है, हैदर अली हमारे फ्यूचर प्लान में है? ओवरऑल मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में अल्लाह करे कि अच्छा करे और फाइनल भी जीत कर, टूर्नामेंट जीत कर आए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पूरी जो परफॉर्मेंस है उसका दारोमदार बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग कारकर्दगी पर होगा। यह आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखें, फ्यूचर देखना है और फ्यूचर क्या इफ्तिखार हैं, देखना यह भी कि इफ्तिखार का कितना फ्यूचर है। लेकिन मैं एक बार फिर ज़रा बॉलिंग की अगर बात कर लूँ, अब पूरी दुनिया कह रही है कि खब्बों पे फंसता है इंडिया का टॉप ऑर्डर, लेफ्ट हैंडर्स पे फंस जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया को पता है, हमें नहीं पता ये, या फिर हमें पता है और हम शाहीन शाह अफरीदी जैसा कोई तैयार नहीं कर सके, फिर ये भी तो लैकिंग है ना हमारी। देखें फैसल, जो 2 बड़े मैचेस पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ पिछले 3-4 साल में जीते हैं, ओवल में 2018 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था वो हमें मोहम्मद आमिर के स्पेल की वजह से हमने जीता। हालांकि बैट्समैनों ने 300 रन पहले कर दिए थे। ये सितंबर में जो दुबई में T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ, इसमें शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल जो है उसको आज तक लोग नहीं भूल सके कि ऊपर से उन्होंने 3 उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट कर दिए और इंडियन टीम जो है वो नीचे लग गई। तो बिल्कुल आपने सही तज्जिया किया। ये मैं सोशल मीडिया पर भी कल किसी ने लिखा था, वहां भी पढ़ रहा था। मेरे ख्याल में मीर हमजा हमारे पास बेहतर चॉइस थी। मीर हमजा टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं, 2017 में सरफराज अहमद की कप्तानी में, बड़े तगड़े फास्ट बॉलर हैं। अगर उनका आप डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड देखें, इवन PSL में उन्होंने कराची किंग्स की तरफ से, पिछला जो PSL का जो एडिशन था उससे पहले जो अबू धाबी में जो कुछ मैचेस कोरोना की वजह से उससे पिछले साल गए थे, तो मीर हमजा की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट चाहती तो मीर हमजा को कंसीडर कर सकती थी, लेकिन शायद हसनैन का जो पेस है उसके ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन देखें, आखिर पिछली बार जब फैसल हमारी और आपकी जब बात हो रही थी, उस वक्त भी मैंने आपसे ये बात की थी कि इस टाइप के बॉलर जो किसी वजह से अपना बॉलिंग एक्शन रीमॉडल करके वापस आते हैं, तो अपोनेंट जो है उनकी नफ्सियात से खेलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। यहाँ भी आप देखिएगा कि संडे को जो इंडिया के खिलाफ मैच है, तो अगर मुझे नहीं लग रहा कि हसनैन खेलेंगे। अगर हसनैन को खिलाया तो हसनैन के क्राउड भी वहां से हुटिंग करेगा। वो हसनैन के ऊपर जब क्राउड थोड़ा होगा तो वहां से भी वो नफ्सियाती तौर पर गिरेंगे। फिर अंदर इंडियन टीम जो है वो भी कोशिश करेगी कि हसनैन को गिराकर उनके जो भट्टी साहब, कमेंट आपका आ गया। वक्त की बड़ी किल्लत थी हमारे पास। आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।